राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट ऑर्डर हमने जो पहले पिछले लेक्चर में किया था उसको आगे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा हमारा काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या और डिसइंटीग्रेशन। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके डिसइंटीग्रेशन। तो बच्चों, होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, काफी अनस्टेबल होते हैं और वो लगातार क्या करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट करते रहते हैं अपने आप ही। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एमिशन करती रहती है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का। लेकिन एक और हम सुनते थे जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते थे, उसके अंदर क्या होता था, यानी कि जो हमारा कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल था या एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती थी बच्चों। यानी कि जब हम क्या बात करें भी, जब किसी के ऊपर यानी कोई भी हमारा एटम है या एलिमेंट्स है उसके ऊपर न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की या किसी की भी बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, हम बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके डिसइंटीग्रेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो कितना डिकम्पोज उसका है, कितनी उसने रेडिएशन एमिट कर दी, कितना वो रिमेनिंग रहता है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, ये फॉलो करता है भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे भी जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा बच्चों, या रेट ऑफ डीके होगा, डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा भी नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव, यानी डिसइंटीग्रेशन depends upon the rate of किसकी रेट के ऊपर, रेट ऑफ नंबर ऑफ, डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ आएगा बच्चों, दी नंबर ऑफ किसके ऊपर, एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एटम अंडरगो डीके। जो क्या होने लग रहा है बच्चों, जो डीके होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब खत्म होना स्टार्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीके वर्ड बोलते हैं, मतलब खत्म हो जाना धीरे धीरे करके। तो ये क्या करता है, जो हमारा पहली बात तो है, जो हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके का, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने आप लाइट को एमिट करते रहते हैं, उसको तो हम बोलते हैं बच्चों नेचुरल रेडियो एक्टिव। एक हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से बोmbardment करके उसको हम बना रहे हैं, रेडियो एक्टिव बना रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो जो ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो इनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो नंबर ऑफ एटम है किसके, रेडियो एक्टिव एटम के जो क्या होने लग रहा है, डीके होने लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। दैट इज मीन स्टूडेंट्स, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा क्या भी नंबर ऑफ एटम जो क्या हो रहे हैं रेडियो एक्टिव अंडरगो डीके। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, DN/, में क्या हो जाएगा, DT, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, जो डीके होने लग रहा है तो इसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो इनिशियल कंडीशन के ऊपर है बच्चों। तो इसका मतलब जो हमारा लैम्डा नई चीज आई है, ये लैम्डा क्या होगा हमारा, ये होता है डीके कांस्टेंट। तो आगे हम सभी को डिफाइन करेंगे भी, जैसे जैसे ये दे रखे हैं हमें, तो आप लोग इसको समझेंगे भी इसका मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेशन डीके का मतलब, यानी कि ये स्टडी किसके लिए आई है, सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए आई है स्टूडेंट्स। तो इसका आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो आगे देखिए किस तरह से होगा ये। तो आगे इसका इंटीग्रेशन आपको पता लग गया होगा, या हम कुछ टाइम के बाद इसकी जो क्या है स्पेशल क्लास लेके आएंगे। उससे पहले आप लोगों ने जो हमारी क्लास है लॉगरिथम की वो देख ली होगी, और उससे आप लोगों को समझ में आया भी होगा बच्चों। यदि नहीं आया तो लास्ट के सिर्फ 10 मिनट ही देख ले उसको, तो वो भी पता लग जाएगा आपको। उसके अंदर हमने समझाने की कोशिश क्या की थी। तो यहाँ पर देखिए भी क्या होगा,
और इंटीग्रेशन कीजिए इसका, किस तरह से करेंगे हम इसको, पहले अलग अलग सेपरेट करते हैं। यहाँ पर n आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू में dt आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका जब इंटीग्रेशन किया हमने, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। और जब यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, और इसकी हम क्या लेते हैं n नोट से लेकर n तक ही ले लेते हैं। और टाइम क्या लेते हैं, टाइम t0 से लेकर टाइम t तक ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, जो नेचुरल लॉग की वैल्यू है ln वो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बच्चों, ln माइनस का साइन बाहर है तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, कितना आ जाएगा लैम्डा t आ जाएगा। और यदि हम इसको बात करें, अभी ये क्या हो गया log m माइनस log n हो जाता है, क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यू पुट करनी थी हमने। तो इसकी वैल्यू जब अलग अलग पुट करोगे आप लोग, तो यहाँ पर log की अलग अलग वैल्यू होनी थी, यानी log m माइनस log n आना था यहाँ पर ln, इस तरह से n नोट। अभी यहाँ पर बाहर जो आउटसाइडर है वहां पर क्या है बच्चों, नेगेटिव का साइन है, इसलिए क्या हो जाता है, इसको यदि हम माइनस का साइन अंदर लेके जाए तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा और ln नोट हमारा प्लस के अंदर आ जाएगा। अब ये ln नोट हमारा प्लस के अंदर आ गया तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया, बाय में क्या हो जाता है लैम्डा इंटू में टी हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln n नोट बाय में n इंटू में लैम्डा इंटू टी। और यदि मुझे अकेली इसकी वैल्यू निकालनी हो, अकेली लैम्डा की वैल्यू पता करनी हो, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, लैम्डा क्या हो जाएगा 1 बाय में टी इंटू में क्या हुआ है लॉग, नेचुरल लॉग, हम इसको लिखेंगे n नोट बाय में n। या हम इसको सिंपल लॉग के अंदर लिखना चाहे तो स्टूडेंट्स किस तरह से होगा, हमने फॉर्मूला ही बताया था आपको, 2.303 बाय में टी इंटू में जो हमारा सिंपल लॉग है और n नोट बाय में n आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हो, इसको 3 का दे सकते हो, इसको 4 का दे सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरह से अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारी सिंपल वैल्यू थी। तो हमारे पास ये कौन सी टर्म में आ गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म की टर्म में आ गया, यानी ये दोनों के दोनों जो हमारे फॉर्मूले हैं ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आए हैं। यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर लेना चाहूं तो कैसे लूंगा, उससे पहले आप लोग एक बार इसको समझिए भी मैंने इस इक्वेशन के अंदर किया क्या था स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने बताया था भी जो रेट ऑफ डिकेइंग है, यानी कि कोई चीज खत्म हो रही है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगा दिया। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होने लग रहा है, तो ये हमने इसके साथ लिख दिया। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया तो हमने n नोट से n तक की वैल्यू ले ली। अब जब आप इसका लोगे तो क्या आ जाता है, इसकी आ जाती है वैल्यू ln, ये आ जाएगी, और ये क्या आएगा इस तरह से ये आ जाता। तो इसको जब हमने खोल के लिखा तो इस तरह से लिखेंगे, और माइनस का साइन बाहर था तो माइनस के साइन को चेंज किया तो ये प्लस का हो जाता है, यानी कि ये वाला माइनस का प्लस वाला माइनस का हो जाता था, ln t आ गया। अब इसको अलग अलग लिख दिए तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, यानी डीके कांस्टेंट निकालना था, वो डीके कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ चुकी है। अब इसको यदि मैं एक्सपोनेंशियल की टर्म के अंदर ले जाना चाहूं तो किस तरह से लेके जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो वो देखिए आप लोगों को वैसे पता ही है भी किस तरह से लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से हम पहुंचेंगे किसके ऊपर, हम पहुंचेंगे लैम्डा वैल्यू के ऊपर, और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था यहां से लैम्डा टी और एन नोट बाय में n था हमारे पास, ये चीज थी। अब यहां से हमने क्या कर दिया, इसको हमने माइनस यहां से बाहर निकाल दिया, तो यहां से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और हमने आप लोगों को बताया भी था भी, जो आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो लॉगरिथम वाला जो स्पेशल क्लास बनाई गई है वहां पर क्या हो जाता है, जब माइनस करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म से क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं और एक्सपोनेंट ले लेते हैं। तो इसमें एक्सपोनेंट यानी कि इस माइनस को मैं क्या करता हूं, इस माइनस को मैं इस तरफ भेज देता हूं, तो ये लैम्डा क्या हो जाता है, माइनस लैम्डा टी ln n y में n नोट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म, ये टर्म के अंदर आ जाएगा तो e लैम्डा टी आ जाएगा, और e से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n y में n नोट। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आती है, n नोट इंटू में e लैम्डा टी। और ये बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट्स किससे, जो हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर में किया था
वही आपको दिख रहा होगा। वहां पर हमने यहाँ पर आर लिया था, यहाँ पर आर नोट लिया था, सारे का सारा वही है। यहाँ पर क्या था हमारा फॉर्मूला वही सी, यहाँ पर आर नोट बाई एन आर था, तो लगभग वही फॉर्मूला है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी गई हैं और वही हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने टर्म बताई है वो देखते हैं। भी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी एन नोट क्या है, एन क्या चीज है। तो देखिए एन नोट क्या है हमारा, ये इनिशियल अमाउंट होती है हमारी, इनिशियल अमाउंट बोलते हैं हम, या और भी क्या कह सकते हैं इसको, अदर वर्ड्स के अंदर हम क्या बोले इसको, और के अंदर हम क्या लिख सकते हैं इसको, इनिशियली एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या है बच्चों, ये एक्टिविटी है। और वो भी कौन सी, इनिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस लिख सकते हैं। तो एन क्या होगा, एन हमारी जो क्या होगी, रिमेनिंग अमाउंट है, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं अभी, जो डी के होने के बाद जो चीज बचती है वो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है, या फिर आफ्टर टाइम टी के ऊपर जो बढ़ती है, या और क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या बोलेंगे इसको, रिमेनिंग बोलेंगे भाई, रिमेनिंग एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये चीज थी हमारा और ये डेरिवेशन था, इसके बारे में बता देंगे। और लैम्डा का आपको पता ही लग गया होगा भी ये क्या था, डी के कांस्टेंट था स्टूडेंट्स। तो ये डी के कांस्टेंट है हमारा। तो आप लोगों को इसको बारे में समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम क्या निकालते हैं, टी हाफ निकालते हैं बच्चों, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालते हैं। इसका वो किस तरह से निकालेंगे आप लोगों को पता ही है। जो हमारी ये एन है इसको एन नॉट बाई 2 ले लेंगे और क्या हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला पुराना आया था वही फॉर्मूला सिमिलर आपके सामने आ जाएगा। बस उसके अंदर के की जगह हमने यहाँ पर क्या लिखना है, लैम्डा लिखना है स्टूडेंट्स, और बाकी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही इजी रहेगा। तो देखिए क्या किया है हमने यहाँ पर लिख देते हैं अभी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम किससे डिनोट करते हैं अभी, टी बाई 1/2 से डिनोट किया जाता है इस तरह से। तो ये क्या हो गया अभी, टाइम रिक्वायर्ड, इसको डेफिनेशन कैसे दे देगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड टी हाफ। और इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, आपने वहां पर भी देखा था क्या था, 0.693 बाय में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा के की जगह, और ये इस तरह से है। फिर हम बात करेंगे इसकी एवरेज टाइम की। वो एवरेज टाइम किस तरह से निकाला जाता है, ये तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड था बच्चों। जो हमारी बात है एवरेज टाइम पीरियड की, तो एवरेज लाइफ कैसे निकालेंगे इसकी वो भी देखिए। एवरेज लाइफ को किससे दिखाया जाता है बच्चों, उसको दिखाया जाता है टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, हमने बताया है भी, हमें जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, एन बराबर है हमारा एन नॉट ए लैम्डा माइनस टी, ठीक है बच्चों। और ये टी कौन सा है हमारा, टी टाइम पीरियड है, तो ये मान लेते हैं। अब जो टाउ की वैल्यू है या टी की वैल्यू, यदि मैं टी की वैल्यू क्या पुट कर दूं बच्चों, 1/लैम्डा पुट कर दूं तो क्या होगा, पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इस ऑर्डर के लिए। तो हमने ये क्या कर दी, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो क्या बनेगा एन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है कि लैम्डा और एक टी है माइनस का, तो हमने इसकी वैल्यू 1/t रख दी, तो इससे क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ई बचेगा हमारे पास। तो ये बचता है एक्सपोनेंशियल टर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से यहीं पर लिख देता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं, नॉट बाय में या 1/e लिख देते हैं इसको इस तरह से। ये आ गया हमारी एक्सपोनेंशियल की टर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल की टर्म आने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन नॉट, एन बाय में एन नॉट, और ये आ जाएगा 1/e के। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए भी, इसकी वैल्यू जो ई की वैल्यू है बच्चों याद रखना, पहले आपको नहीं समझ में पता होगी भी क्या होती है। इसकी पॉइंट वैल्यू होता है 2.718, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये आता है 0.3679। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर मैं एक बार फिर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं भी एन क्या हो गया, एन नॉट 0.3679 इंटू में NO, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। मतलब ये रिमेनिंग हमारा क्या था, रिमेनिंग अमाउंट थी हमारी। रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, इनिशियल अमाउंट का इतना % कर दे तो ये इसकी इतनी अमाउंट रह जाती है। मतलब क्या हो गया, परसेंटेज के अंदर मैं बताना चाहूं, पहले आप लोगों ने समझना है भी हमने क्या कर दिया,
मैंने क्या कर दिया, जो टी था हमारा, टी को मैंने 1/λ पुट कर दिया स्टूडेंट। जैसे ही 1/λ पुट किया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लैम्डा पुट करने के बाद यहाँ पर कैंसल आउट होगी, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई, इसकी हमने वैल्यू निकाल दी। वो वैल्यू निकालने के बाद देखिए क्या होता है इसके अंदर। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं भी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर दोबारा से देखें। काफी आसान चीजें, हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह हमने लैम्डा की जगह हमने क्या कर दिया, टी की जगह 1/λ पुट कर दिया, या एक बार कैसे लैम्डा की जगह 1/t पुट कर दिया, एक ही बात है वो तो ये पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब यदि मैं परसेंटेज के अंदर निकालूं तो क्या हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ किसकी, रेडियो एक्टिव डीके की, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी आएगी बच्चों, इसका क्या कर देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू क्या है, n बाय में n नॉट इंटू में 100 कर दो तो ये क्या होगी, डीके जो हमारी वैल्यू बचती है कितनी है 36.79। तो ये इतना तो अमाउंट उसकी क्या हो चुकी है बच्चों, और बची है। तो इसका मतलब जो परसेंटेज डीके है हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो कितना है, तो ये भी देख सकते हैं परसेंटेज डीके किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कितना है बच्चों, वो इसमें से वो 100 में से हम क्या कर देते हैं 36.79 को एलिमिनेट कर देते हैं तो कितना आएगा, ये लगभग वैल्यू आती है हमारी 63.21। तो ये पता लग गया होगा भी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, जो हम एवरेज टाइम निकालते हैं वो कितना आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना बच के आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो टाइम था अलोंग, यानी जो टाइम ड्यूरिंग था कितने के प्रति, इतने के प्रति, वो किसके बराबर था, वो 1/λ के बराबर था। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यानी जो टाइम था हमारा बच्चों भी इसके अंदर कितना टाइम लगा वो टाइम हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं और टाउ का टी के साथ रिलेशन बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता हो भी इसके अंदर कितनी अमाउंट हमारी क्या होगी, खत्म हो चुकी है। तो उसको देखिए, अब टी हमने क्या लिया, टाउ को हमने क्या लिया था 1/λ लिया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, टी हाफ बाय में क्या आ गया हमारे पास 0.693 आ जाता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता लग गया। इसका मतलब क्या है हमारे पास भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.44 इंटू में टी हाफ आ जाती है, यानी कि यही वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे, वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से भी आप हिसाब लगा सकते हैं भी किस तरह से क्या हो गया, जो एवरेज लाइफ वो निकल के आती है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप आ जाती है। तो काफी आसान था। फिर इसके बाद देखते हैं हम रेट कितनी रेट से वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट किस तरह से निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ डीके किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो क्या होता है लैम्डा इंटू में नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अंडरगोइंग डीके, कितने उसके अंदर डीके हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला ही बनता है बच्चों, क्या इसका फॉर्मूला है, लैम्डा का हमारे पास क्या है 0 पॉइंट, यानी कि इसको इधर ले जाऊं इसको इधर ले आऊं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, तो यही हमारे पास वैल्यू आती है 0.693 इंटू में टी हाफ, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा W बाय में m, और ये एवोगैड्रो नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैसे इतना आप लोगों को नहीं पूछा जाता स्टूडेंट्स, फिर भी आपको पता होना चाहिए भी। और ये W क्या होगा, ये वेट होगा अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, और ये अमाउंट होगी उसकी एलिमेंट की, कितनी अमाउंट होगी इसके अंदर। फिर जो इसकी यूनिट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, अलग अलग यूनिट्स है इसकी, और उसको लिखा जाता है बैकरल के अंदर, रदरफोर्ड के अंदर, यानी कि जो साइंटिस्ट ने इनके ऊपर डिस्कवरी की थी उन सभी के टर्म के अंदर इनको डिफाइन किया जाता है। तो देखिए भी किस तरह से लिखा जाएगा, उसको भी देख लेते हैं हम एक बार से भी किस तरह से इनको लिखा जाएगा। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं अभी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो 4-5 यूनिट दे रखी है बच्चों, उनको एक बार आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे भी कौन कौन सी यूनिट आपको दी हुई है। तो सबसे पहली हमारी क्यूरी, यानी कि उसको सी से लिखा जाता है, यानी 1 क्यूरी,
और इसका नाम जो भाई वो पहला वर्ड छोटा रखा जाता है यूनिट्स के अंदर। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि वो उनका नाम है इसलिए उनको छोटा रखते हैं, या सिंपली सी से हम डिनोटेड करते हैं। तो क्या होता है 3.7 इंटू में 10 रेज पावर -10, और फिर क्या होता है डिसइंटीग्रेशन सेकंड इनका इनवर्स। तो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब क्या हो रहा है अभी कितना डीके हो रहा है उस सब्सटेंस को उस तरह से लिखा जाता है। या फिर हम एक मिली क्यूरी की बात करें, मिली क्यूरी ये कितना होगा, यानी कि इसमें से 3 पावर हम एलिमिनेट कर देंगे, और ये प्लस के अंदर होती है स्टूडेंट्स, माइनस के अंदर नहीं। तो ये होती है 3.7 इंटू में 10 रेज पावर 7, और ये इसकी यूनिट होगी। फिर माइक्रो क्यूरी, या फिर हम रदरफोर्ड की बात करेंगे, रदरफोर्ड के अंदर भी इसको लिखा जाता है। वो किस तरह से लिखते हैं रदरफोर्ड को? RD से लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू होता है 10 रेज पावर 6 डिसइंटीग्रेशन सेकंड का इनवर्स। फिर बैकरल के अंदर भी लिखा जाता है, यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, तो उसके ऊपर भी देख लेते हैं हम। BEQUREL बैकरल, और इसका कितना रहा भाई? इसकी वैल्यू 1 डिसइंटीग्रेशन सेकंड का इनवर्स। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे भी किस प्रकार से आपने सुना होगा भी जो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो बहुत पुराने मिलते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम है वो कैसे पता लगाया जाता है, वो चीज भी हमारा केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है। यानी कि उसके अंदर भी हम यही चीजें इस्तेमाल करते हैं भी किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी एज कितनी है उस सब्सटेंस की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डिकेइंग बोलते हैं बच्चों उसको, या हम क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको भी। किस प्रकार से उसको पता लगाया जाता है? क्या है टॉपिक का नाम? रेडियो कार्बन डेटिंग। इसका मतलब क्या होगा? उसकी हम एज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है प्लांट्स है या कोई भी एनिमल्स है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट है, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं? उसको पता लगाने का किया जाता है। जैसे ये आर्टिफिशियल मेथड है बच्चों, और आपने सुना होगा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से इसकी एज पता की जाती है बच्चों? एक सैंपल ले लिया जाता है डेड टिश्यू का, और उसको बर्न किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी डेड टिश्यू होगा उसको बर्न करके क्या कर दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, और उसके अंदर से एनालाइज किया जाता है, भी डिटरमाइन की जाती है रेशियो किसकी? रेशियो कार्बन 14 की बाय में कार्बन 12 की। इन दोनों की रेशियो को पता लगाया जाता है, और उससे फिर उसकी एज पता की जाती है। जैसे कि हमारा जो रेट कांस्टेंट था उसका क्या रहा फॉर्मूला? लैम्डा हमारा किसके बराबर था? 2.303, यानी कि अलग अलग फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स। यदि एक भी आप लोगों को याद है फॉर्मूला तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर देखा था जो ये है हमारा लैम्डा, उसकी वैल्यू कितनी? 0.693 इंटू में क्या थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? बाय में T½ थी, और T½ हम किसका मान लेते हैं? वो कार्बन 14 का मानते हैं स्टूडेंट्स। इक्वल टू आ जाता है किसके? ये इक्वल टू आएगा किसके? 2.303 बाय में T। अब ये T क्या आ जाता है भाई? ये हम रिलेट करते हैं इसके लिए एज के लिए, यानी इसको हम एज से रिलेट कर देते हैं उस सब्सटेंस की। बाय में क्या आ जाता है? log n0 बाय में n, और n0 और n का आपका पता ही अभी ये क्या होता है? इनिशियल थी और ये हमारी फाइनल चीज थी। यानी कि जो हम बात करें n0 क्या है हमारा यहाँ पर? तो n0 क्या है बच्चों? ये रेशो है हमारी कार्बन 14 की कार्बन 12 के साथ, और ये किसकी है? इन एटमॉस्फेयर है, और क्या है? फ्रेशली कट वुड, यानी कि इन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, या फिर जो हम बात करें किसके अंदर? जो हमने क्या करी है, जो वुड है वो क्या है? फ्रेश कट वुड है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो फ्रेश कट वुड की बात करें तो वो चीज है ये। सेकंड हम जो बात करेंगे वो किसकी? एन की बात करेंगे। एन हमारा किसके बराबर है? एन बराबर है 14 बाय में n12, और ये क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ द वुडन आर्टिकल, यानी जो प्रेजेंट हमारा वुडन आर्टिकल के अंदर उसकी बात कर रहे हैं। इन वुडन आर्टिकल ये उसकी बात है स्टूडेंट्स। या हम बात कर सकते हैं अभी इसको n0 को एक तरीके से डिफाइन किया गया है। जो n0 है हमारा वो क्या किया गया है? अभी परसेंटेज है कार्बन 14 की, या परसेंटेज ऑफ 14 एक्टिविटी ऑफ फ्रेश कट वुड, और जिसकी एज डिटरमाइन करनी है वो है, यानी ये तो कार्बन 14 की परसेंटेज है जो कार्बन फ्रेश कार्बन थी हमारी,
और ये किसकी होगी, जिसकी हम क्या करते हैं डिटरमाइन करनी है हमने एज, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है सैंपल की, कार्बन 14 सैंपल का है परसेंटेज। तो इसी से हम पता लगाते हैं भी किस प्रकार से कोई जो मैटर है वो डीके हो रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, इस फॉर्मूले के द्वारा ही उस सब्सटेंस की जो हमारी वुड है या कोई भी एनिमल प्लांट का टिश्यू की बात करते हैं। हम दोबारा से फिर बता देते हैं भी ये जो मेथड है इस कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, इसका इस्तेमाल किसके अंदर किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एजनों की वुड आर्टिकल्स की। वुडन आर्टिकल्स जो हमारे क्या ऑब्टेन्ड होते हैं आर्कोलॉजिस्ट को, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं ये हमारे एनिमल और प्लांट के ऊपर दोनों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि डेड प्लांट के ओके किया जाता है, उनको बर्न किया जाता है जो भी उनका न्यू सैंपल होता है, और उसे एनालाइज की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल गई, और उनसे हम क्या करते हैं उसकी रेशियो निकालते हैं कार्बन 14 और कार्बन 12 की। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, इसकी जगह हमने ये इस्तेमाल कर दिया, बाकी आपको पता ही है, और इसको डिफाइन करना था बस ये बताना। तो ये कार्बन डेटिंग है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हम क्या करते हैं काइनेटिक्स पढ़ते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या देखेंगे हम, ये चीज भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यानी कि ये थोड़ा सा लेक्चर हमारे लिए क्या है जीके का काम करता है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डिसइंटीग्रेशन से स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन एग्जाम है। वैसे स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो हमारे कंपटीशन है यानी कि उनके अंदर इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं डिसइंटीग्रेशन से, या जो कार्बन डेटिंग थी हमारी। और अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, काइनेटिक्स ऑफ सूडो। अब भाई ये इंग्लिश वालों ने बना रखा है, वैसे तो ये सूडो है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है सूडो बोला जाता है, क्योंकि इसमें पी क्या रहता है साइलेंट रहता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी कि क्या होगा, देखने के अंदर तो हमें ये लगेगा भी ऑर्डर किसी और यानी कि ऑर्डर हाइयर है या कम है, लेकिन जैसे ही हम क्या कहते हैं जैसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल ऑर्डर हमें कुछ और मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। यानी कि मैं बात करूंगा सबसे पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो केन शुगर वाला और एक इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ इसकी एस्टर की, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अब होगा क्या ध्यान से देखना, इसके अंदर हमने पहले ही बताया भाई, यानी कि सूडो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है झूठा, यानी कि दिखने के अंदर तो हमें कुछ और लग रहा है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है, उसको हम क्या बोलते हैं सूडो बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने जो हाइड्रोलिसिस देखी होगी अलग अलग सब्सटेंस की, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी देखता हूं मैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी होगी आपने उसके अंदर, तो उसका रिवर्स होता था हमारा, वो बात कर रहे हैं हम। जैसे ये एस्टर है हमारे पास कोई भी, उस एस्टर को हमने क्या कर दिया, अब इस एस्टर की हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा इसके अंदर बच्चों, एसिड की प्रेजेंस में कह रहे थे तो क्या हो जाता है, ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पर क्या बनेगा, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या बनता है इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो यहां से यदि मैं रेट का पता करूं तो रेट आप लोगों को सीधा ही है, जो हमारी क्या होती है रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेट क्या होगी, के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ है ये जो हमारा एस्टर है इसकी, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा वाटर की। तो ये है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर हमारा कितना आया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया बच्चों, ये आया हमारा किसके बराबर, 2 के बराबर। लेकिन जो हमारा रेट है जो एक्सपेरिमेंटली, अब हमने क्या देखा अभी, एक्सपेक्टेड हमने क्या किया था, जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या किया था, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 2 था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया रेट ला, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, तो क्या पता लगा भी जो इसका और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू रेट ला, पहले रेट ला लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है इसका, वो आया हमारे पास कितना, वो के इनटू में जो हमारे पास क्या था एस्टर था उसका वो आता है हमारे पास, ये आया हमारे पास। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इतना। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या आएगा, वो इसका ऑर्डर होता है 1। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है
वाटर है बच्चों, वो वाटर क्या है, लार्जर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बच्चों भी। हमने देखा भी इसका ऑर्डर आना तो चाहिए कितना था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो इसका आना चाहिए था 2, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। इसका मतलब हुआ क्या है भाई, यहाँ पर जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर इन लार्ज अमाउंट है, यानी कि एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर है, तो वाटर एक्सेस होने के कारण क्या हो जाता है, उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो यदि आप लोगों को पता हो जो वाटर है यानी के डैश, इसको हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के नोट से। वैसे तो के था हमारा, अब ये क्या हो जाता है के इनटू में जो वाटर की क्या होती है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन है वाटर की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये चीज है। अब आपको पता होगा वाटर की जो मोलैरिटी है वो कितनी होती है, वो दे के इनटू में 55, और ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, के से डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, के डैश आ गया। यानी कि जो मोलैरिटी है वाटर की, वो कितनी होती है, 55.5 होती है। और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अंदर मोस्टली कई जगह पे पूछ लिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर जो के है हमारा, अब आपसे देख सकते हैं, और के डैश और के अंदर क्या डिफरेंस है, आप लोग बता सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। जो ये हमारा के रेट है, वो रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है, यानी कि ये जो है ये है वो रेट कांस्टेंट है किसका, रेट कांस्टेंट किसका, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। जबकि जो हमारा के डैश है, के डैश क्या है, रेट कांस्टेंट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। यानी ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है हमारा किसका बच्चों, यही चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये आपको पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इसको। अब इसको एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया जाएगा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल रेट है, जो इस रेट की बात कर रहा हूं मैं, वो एक्चुअल रेट क्या आएगी हमारी, वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं। जो एक्चुअल रेट बनेगी वो क्या बनती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, के डैश इनटू में H2O की जगह हमने क्या ले लिया, यानी कि ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर रख दी। यानी कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगी हमारी, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो क्या आता है, यानी कि रेट हमारी बराबर आएगी किसके, के डैश इनटू में क्या होगा, जो हमारा दिया हुआ है क्या, एस्टर, उसको लिख देते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और यही हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन ये कैसे देखेंगे हम, तो वो देखिए स्टूडेंट्स भी किस प्रकार से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। आगे एक और फॉर्मूला है इसका, वो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, उसको हम रेट करते हैं, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे भी कितनी अमाउंट हो, और रिएक्शन हमने एलिमिनेट कर दी। तो वहां पर हम देखेंगे भी जो एसिटिक एसिड है वो कितना फॉर्मेशन हो रहा है, उसको एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे भी कंसंट्रेशन से, और उसी से हम पता लगाएंगे भी किस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या आता है। तो वो देखना है आप लोगों ने। वैसे ये इतना भी ठीक आप लोगों का, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर काम करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या लेंगे वो चीज ध्यान से समझनी है। और वैसे इतना कोई खास लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं हमारा। तो जैसे हमने क्या बताया भी, काइनेटिक्स देखते हैं इस रिएक्शन का भी। इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, हमने देखा था भी जो हमारा एस्टर है, ये एस्टर क्या हो गया, टूटता है वाटर के अंदर मिलके एसिड की प्रेजेंस में। क्या हो गया, यहाँ पर एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा इथेनॉल। अब ये आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर इथेनॉल बनता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, हम डिटरमाइन करते हैं, हम टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन आप लोगों को आती भी होगी, भी सिखाई भी नहीं टाइट्रेशन थोड़ी सी। तो टाइट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, एसिड वर्सेस बेस के अंदर हम करते हैं इसको। तो यहां से हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे किसकी, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे किसकी, एसिडिक एसिड की। तो यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, जैसे हमने शुरू के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या लेंगे, एक एसिडिक एसिड हो और बेस हमारी NaOH होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH। वो कितना था शुरू के अंदर बच्चों, एट यूज्ड इन इनिशियल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज के अंदर हमारा क्या है, वॉल्यूम है किसका, NaOH का। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक एसिड वर्सेस NaOH कर रहे हैं, तो यहाँ से कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर कितना आ गया उसको हम लिखते हैं बच्चों बी नोट से, और बी नोट किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटेलिस्ट और एसिड कितना प्रेजेंट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूज्ड इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी बी नोट मान ली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिड और या कैटलिस्ट, या हम बात करें किसका, जो हमारा एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH हम टाइम t के बाद देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH टाइम t के बाद देखते हैं बच्चों क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसको हम Vt से डिनोट करेंगे, और वो Vt क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारा एसिड कितना, भाई एसिटिक एसिड कितना प्रेजेंट है इस टाइम के ऊपर, एसिटिक एसिड प्रेजेंट एट दैट टाइम, प्लस में क्या हो जाएगा ये सारा कैटलिस्ट या फिर जो एसिड हमारा प्रेजेंट होगा उस टाइम के अंदर, वो चीज हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। फिर जो हमारा थर्ड होगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, अब ये तो टाइम t पे था बच्चों, लेकिन अब हम देखते हैं इनफाइनाइट टाइम के बाद, यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद हम देखेंगे तो वो क्या होगा, वो आ जाता है हमारा कितना भी टोटल। अब जब रिएक्शन बिल्कुल इनफाइनाइट यानी कि हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो V इनफाइनाइट है हमारी, वो होगी टोटल जो हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा, प्लस में किसके, प्लस में जो हमने दिए हैं, यानी कि जो कैटलिस्ट है या फिर जो एसिड हमारा प्रेजेंट था पहले, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आ गई। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुई है वो कैसे फाइंड करेंगे आप, अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस। तो आप बता सकते हैं यहां से, मैं देख के यदि आप लोग बता सकते हैं तो बताइए क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर टाइम t के बाद इतना था, लेकिन इस कंडीशन के ऊपर कोई भी हमारे पास एसिड नहीं था, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट है, तो इसका मतलब V इनफाइनाइट माइनस V नोट कर दूं मैं, तो मेरा जो एसिड प्रेजेंट था वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में एसिड है ही नहीं, और इस कंडीशन में जो टोटल जो एसिड प्रोड्यूस हो चुका है वो आ चुका है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाता है, ये आ गया भी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं बात करूं भी आल्सो अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, अभी जो क्या है, आल्सो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, जो अमाउंट एसिटिक एसिड की यहाँ पर प्रेजेंट है वो कितनी होगी बच्चों, वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की होगी, यानी कि जो एसिडिक एसिड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी एस्टर की, वो हम मान लेते हैं A से, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड एस्टर की वो कितनी है, वो A से हम डिनोट कर देते हैं उसको। तो अब देखिए भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिड की और टाइम t के बाद है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कंसेप्ट, हम क्या कह रहे हैं अभी, हमने इसके द्वारा हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी रेट क्या होगा। पहले तो हमारे पास ये रिएक्शन थी, लेकिन इसके हमने सिमिलर क्या कर लिया, एक टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब इस टाइट्रेशन से हम ये पता लगाएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पर एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, उसी से रिलेट करेंगे हम ऊपर वाले रिएक्शन को। तो हमने क्या कर दिया, हमने टाइट्रेशन करी एसिड और बेस की, एसिड और बेस की टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ NaH यूज किया, कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन V नोट के ऊपर। तो V नोट क्या था हमारा, कैटलिस्ट ऑफ एसिड जो प्रेजेंट था हमारा, या वॉल्यूम ऑफ NaOH जो Vt है वो प्रेजेंट था कितना, इतने अमाउंट के अंदर। तो ये चीजें देखी हमने, फिर ये V नोट आ गया हमारा भी कितना एसिड सारा प्रोड्यूस हो लिया, ये चीजें। तो अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो गया, तो हमें पता भी मैक्सिमम यहाँ था, यहाँ पर 0 था, तो क्या कर दिया इसमें से यह घटा दिया, तो इसकी मैक्सिमम अमाउंट आ गई। लेकिन आल्सो जो हमारी अमाउंट थी किसकी, एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या होती थी हमारी, P नोट माइनस B थी। लेकिन जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो इनिशियल कंसंट्रेशन किसके डिपेंड करता है, एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और उस एस्टर की कंसंट्रेशन को मान लिया हमने A। तो आगे देखिए अभी क्या करना है इसके अंदर, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं भी ये दोनों चीजें एक ही तो हैं, ये और ये एक ही चीज तो बता रहे हैं हम, यानी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड की कितनी होगी या एस्टर की कितनी है, तो वो होती आती है बच्चों, इसको A लिख देते हैं, और A किसके बराबर है, V इनफाइनाइट माइनस V नॉट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं भाई जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है हमारा, एस्टर का मतलब मान लिया हमने x अमाउंट हो क्या होगी टाइम t के बाद और
खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम टी के बाद कितनी आ जाएगी आफ्टर टाइम टी, तो हो जाएगी वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, यानी कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई थी। बस इसी का रिलेशन हमने यूज करना है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या था बच्चों, वो हमारा आप लोगों को याद होगा कि क्या था हमारा 2.303 बाय में टी, और क्या था इसके अंदर log आर नॉट बाय में आर टी। तो इसी के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसी के अंदर ये वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा 2.303 बाय में टी लॉग, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी v इनफाइनाइट माइनस, अभी यहां से आप लगा सकते हैं ये इनिशियल वाला है और ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल वाला है। बस यही हमारा रिलेशन था जो फाइंड करते हैं हम। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है किसकी, जो हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है रिएक्शन की। तो इस तरह से एक इन्वर्जन ऑफ शुगर है बच्चों, वो इन्वर्जन ऑफ शुगर किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है कंसेप्ट, वैसे तो इसको समझेंगे तो आप आसानी से समझ में आएगा बच्चों, वो इसकी हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी आप देख के इसको समझ सकते हैं भी उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है और किस तरह से ये होगा। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, इन्वर्शन सेकंड एग्जांपल है हमारा इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, यानी कि जो गन्ने का रस है उससे हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, वो इन्वर्ट होती रहती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि उसके अंदर रोटेशन चलती रहती है। तो यहाँ पर हमारा है C12H22O11, अब उसके अंदर क्या किया है, वही H2O आ जाता है हमारा, H2O क्या करेगा एसिड की प्रेजेंस में इसको सुक्रोज और फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देता है हाइड्रोलिसिस के अंदर, और ये बाद में ही पूछा जाता है आपसे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये क्या होते हैं दूसरे के आइसोमर होंगे। तो ये ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की जो वैल्यू आती है एंगल की वो कितनी आती है, वो आती है 52.5 डिग्री, जबकि जो हमारा ये है फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की आती है हमारी कितना, फ्रक्टोज की आती है -92 डिग्री, और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं बच्चों। आगे बताएंगे लीवो रोटेटरी यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो हमारा आगे डिस्कशन आएगा तो वो करेंगे, या शायद आपने +1 के अंदर भी पढ़ लिया होगा। तो ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज की कितनी थी, सुक्रोज का हमारा क्या होता है 66.5 के करीब हमारी क्या होती है, और ये हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, ये डेक्स्ट्रो थी और वो लीवो रोटेटरी थी। अब हमने इसका जो रेट देखा बच्चों, वो रेट क्या आता है, अब वही बात है, ये भी पुराना रेट है जो हमारा क्या आया था, ये रेट आया था तो किस किस के ऊपर डिपेंड था, इसके ऊपर और किसके ऊपर, इनके ऊपर। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लगा आप लोगों को, लग रहा है 2, यानी एक्सपेक्ट हमें 2 हो रहा है, लेकिन आपको पता है अभी के हमारा के की वैल्यू जो H2O है ये कांस्टेंट हो जाता है, और उसको वैल्यू को हम के बराबर रख देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 55.5 होती है। तो इस सभी को हमने क्या कर दिया, ये कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो इसका रेट आएगा, वो रेट कितना आता है इस इक्वेशन का, वो रेट आता है हमारा सिर्फ किसके ऊपर, K डैश इनटू में C12H22O11, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब इसके अंदर भी बच्चों हम देखें भी ये एंगल ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो रहा है। तो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो देखिए भी कैसे एंगल इन्वर्जन होते हैं इसके अंदर, हमें ज्यादा इसकी डिटेल नहीं करनी, हमें सिर्फ ये पता लगाना है भी जो इसका फॉर्मूला है वो कैसे आया। तो हमें एक सर्कल बना देते हैं एंगल का, यानी कि ये हमारा क्या है सर्कल है, और आपको पता है ये 360 एंगल का है। तो हम 90 डिग्री में मान लेते हैं, ये 0 एंगल मान लेते हैं, और ये 180 मान लेते हैं, और ये 90, और ये भी क्या हो जाता है बच्चों 90 मान लेते हैं। अब आप लोगों को पता हो यदि हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, और ये हमने क्या मान लिया भी, ये शुरू का जो हमारा एंगल था वो कितना था, R0 है, क्या है बच्चों, उस एंगल को हम मान लेते हैं कितना भी R0 था ये। तो यहां से किस तरह से आप पता लगाएंगे, अब ये शुरू वाला एंगल तो था ये बड़ा हमारा R0, ठीक है। फिर जैसे टाइम t हो जाता है, मान लिए टाइम t के बाद वो एंगल यहाँ पर आ गया, तो इसको हम RT का नाम देते हैं,
और जब क्या हो जाता है हम इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट पे ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाता है आर इनफाइनाइट। तो ये तीन चीजें हम मान के चलते हैं, आर नॉट, आर टी और आर इनफाइनाइट। तो ये एंगल है हमारे, तो इनकी बात करते हैं। तो हमें पता है भी हाइड्रोलिसिस होती है तो एंगल ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो जाता है। और फाइनली मिक्सचर, यानी कि आपने देखा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, डेक्स्ट्रो से लीवो बढ़ गई, और डेक्स्ट्रो का हमारा साइन होता है बच्चों प्लस का, और लीवो होती है, मतलब ये क्या होती है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। जब क्या होता है सब्सटेंस के अंदर से लाइट पास की जाती है ना, प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाती है, यदि वो राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, और यदि वो क्या हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो हमारी जो क्या थी शुगर थी वो क्या होगी, जो हमारी डेक्स्ट्रो थी वो क्या होगा, उसका एंगल ऑफ इन्वर्जन हो गया, और उसको किसके अंदर चेंज होगी, वो चेंज हो जाती है हमारी किसके अंदर, लीवो रोटेटरी के अंदर। तो एंगल ऑफ रोटेशन एट स्टार्ट, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन की बात करूं जो स्टार्ट था हमारा वो कितना था, वो हमारा एंगल था कितना, आर नॉट, यानी एंगल ऑफ रोटेशन हमारा शुरू हुआ आर नॉट था। फिर टाइम, एनी टाइम टी के ऊपर, एनी टाइम टी की बात करूं मैं तो हो जाता है कितना, आर टी हो जाएगा। और जब हम बात करें किसकी, एट इनफाइनाइट टाइम की बात करें, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, वो आर इनफाइनाइट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो ये आर इनफाइनाइट हो गया। तो एंगल ऑफ रोटेशन, अब हम बात करें किसकी, या भी आप पढ़ के आए थे, आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, ये क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाती है हमारी किसकी, ऑफ सुक्रोज, और इसको हम मान लेते हैं क्या, सुक्रोज यानी कि ए मान लेते हैं, जो हमारे क्या होते हैं पुराने फॉर्मूले थे इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको ए मानते थे। और टाइम टी के बाद क्या हो जाती थी, सुक्रोज जो हमारी हाइड्रोलाइज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आर नॉट टी हो जाता है। तो ये जो हमारी क्या हो गई कंसंट्रेशन है किसकी, शुगर की, वो क्या हो जाती है बच्चों, वो जो हाइड्रोलाइज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज, और इसको नाम दिया जाता है किससे, एक्स से। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक चाहिए क्या, a माइनस एक्स चाहिए। तो किस तरह से करते हैं अपन, यहाँ ही होगा हमारा आर नॉट माइनस आर, आर इनफाइनाइट माइनस आर, और क्या हो जाएगा आर इनफाइनाइट माइनस आर टी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर इनफाइनाइट से आर इनफाइनाइट चला जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास आर टी माइनस आर जीरो, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है a माइनस एक्स की। बस अब कुछ भी नहीं है, उसी फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है हमने, ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको रखिए बच्चों उस फॉर्मूले के अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक बार आप देख लीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे किसी बुक को पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा भी इसके अंदर हमने बताने की क्या कोशिश कर रहे थे। तो के का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 बाय में टी, वो 2.303 बाय में टी, और क्या होता था log a माइनस एक्स बाय में ओ, a बाय में a माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता था स्टूडेंट्स पुराना। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वही चीजें यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि हमारा आ गया 2.303 बाय में टी log क्या आ जाता है, अब हमारा क्या हो जाएगा, आर इनफाइनाइट माइनस आर जीरो, और क्या हो जाएगा बाय में आर, क्या है बच्चों, आर इनफाइनाइट माइनस आर टी, यानी कि ये आ जाते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल आसान हो जाती है, और कुछ है ही नहीं था इसके अंदर। ये था, अब इसकी अलग अलग कंडीशन आप रख सकते हैं भी, जैसे आर नोट है वो ना गिवन हो तो क्या होगा, यदि आर नोट दे रखा है तो क्या होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये दोनों ना, एक कंडीशन में यदि आर नोट ना दिया हो तो इसको हम क्या कर देंगे, एक कंडीशन में यदि आर टी आर नोट ना गिवन दिया हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर नोट बाय में आर टी आ जाता है। तो इस तरह से ये था हमारा बच्चों क्या, फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जरूरी था, समझना जरूरी है भाई बच्चों, क्या इसके अंदर रोटेशन हुआ, डेक्स्ट्रो से लीव हो गया, तो किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है बच्चों, आप लोगों को पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट भी दें हमें भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, हेल्पफुल है या नहीं है।
और ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम जो हमारे जो जीरो ऑर्डर है और हमारा फर्स्ट ऑर्डर है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।